आज इस पॉडकास्ट में बात करेंगे एनएसजी कमांडो से। आज हमारे साथ मौजूद है प्रमोद त्रिपाठी जी, एनएसजी कमांडो। एनएसजी वो नाम है जिससे बड़े बड़े आतंकी कांपते हैं और किस तरह से आतंकवादियों को धूल चटाने का काम ये एनएसजी कमांडो करते हैं। और एनएसजी एक ब्लैक कैट कमांडो है, मतलब ब्लैक कैट वो काली बिल्ली, पलक झपकते ही आपको एहसास नहीं हो पाएगा कि वो आप पे हमला कर, आप इस चीज को एहसास नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो आप पे हमला करने के लिए तैयार हमेशा रहे। सूरज जगह सुनने में आता है कि कश्मीर के लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। आप ग्राउंड पर रहे हैं, आपको ग्राउंड रियलिटी पता है, तो आप हमारे दर्शकों के साथ अगर शेयर करना चाहें, क्या सच्चाई है कश्मीर की? मैं पेट्रोलिंग पे निकला, हमारी पूरी टीम थी 8 लोगों की, तो हम पेट्रोलिंग कर रहे थे। स्कूटर में इतना तगड़ा आईडी ब्लास्ट होता है कि आर्मी की 2 गाड़ियां श्रीनगर के अंदर चिनार का पेड़ के ऊपर कम से कम 60-70 फीट उनका इंजन रखा था। कुछ दिनों तक मुझे सुनाई नहीं। हमारी बिल्डिंग के शीशे, आसपास की जो भी बिल्डिंग्स थी, सब शीशे, जो कश्मीर स्टेडियम के शीशे थे, वो सब सरसरा के सब नीचे गिरे। कश्मीरी हमेशा पाकिस्तान की बात है। आपसे ये साइन करा लिया जाता है कि अगर आपके साथ कोई भी हादसा होता है तो आपको देश स्वीकार नहीं करना, आपको कभी पदक नहीं मिलेगा, आपको कभी प्रशंसाएं नहीं मिलेगी, आप कभी शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा और आपके घर को कभी सपोर्ट नहीं करेगा। नमस्कार, मेरा नाम है रवि पांडे और आप देख रहे हैं नेशन ब्रॉडकास्ट। आज इस पॉडकास्ट में बात करेंगे एनएसजी कमांडो से। एनएसजी वो नाम है जिससे बड़े बड़े आतंकी कांपते हैं। अगर कहीं भी आतंकी हमला होता है और एनएसजी कमांडो वहां पर पहुंचते हैं तो उन आतंकियों के अंदर रूह कांप जाती है। आज हमारे साथ मौजूद है प्रमोद त्रिपाठी जी, एनएसजी कमांडो। आज हम कई मुद्दों पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कैसे एनएसजी कमांडो लोग बनते हैं, कैसे एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग होती है और किस तरह से आतंकवादियों को धूल चटाने का काम ये एनएसजी कमांडो करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। सर, सबसे पहले आप हमें, हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं, कैसे आप एक एनएसजी कमांडो बने और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? मेरा नाम प्रमोद त्रिपाठी जी। मैं औरैया से बिलोंग करता हूँ जी। और मैंने सर्वप्रथम अपनी सेवा सेना में दी जी। उसके बाद सेना में लगातार जब 5 साल काम कर लेता है जो व्यक्ति जवान, उसके बाद ही वो एनएसजी के लिए तैयार हो पाता है। अच्छा। कोई भी डायरेक्ट एनएसजी ज्वाइन नहीं कर सकता है। अच्छा, किसी भी सेना में 5 साल देने होते हैं? हाँ, किसी भी जगह। अच्छा। कोई भी सशस्त्र बल जब तक 5 साल नहीं दे देगा कोई भी जवान, तब तक एनएसजी में एंट्री नहीं होती है। अच्छा, मतलब एनएसजी डायरेक्ट किसी का कोई भी एंट्री नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। जब वहां पे लगातार 5 साल विभिन्न परिस्थितियों में वहां पे वो सफर करता है, उसके बावजूद वहां से जब वो निकलता है तो उस यूनिट में या उस ब्रिगेड में जो टॉप का अच्छा जवान होता है वो वहां के अधिकारी द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। अच्छा। फिर एनएसजी में जब वो आता है तो यहाँ पे एक 3 महीने की बड़ी ट्रेनिंग होती है। अच्छा, जैसे कोई भी इंडियन आर्मी का व्यक्ति जिसने 5 साल पूरे कर लिए हैं, क्या वो भी एनएसजी के लिए अप्लाई कर सकता है? हाँ, अप्लाई कर सकता है। अच्छा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो एनएसजी कमांडो बन सकता है। अच्छा। एनएसजी कमांडो जब वो वहां से अप्लाई कर देगा, एनएसजी प्रशिक्षण स्थल पे आएगा जी, वहां उसका प्रशिक्षण होगा, ट्रेनिंग होगी उसकी। पहले सप्ताह में एक जबरदस्त उसके ऊपर एक जबरदस्त लोड या जबरदस्त उसके ऊपर ट्रेनिंग का वो भार दिया जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि ये यहाँ पे रुक पाएगा या नहीं रुक पाएगा। अच्छा। और जब तक कोई भी जवान वॉलंटियर नहीं होता है तब तक एनएसजी के अंदर वो सरवाइव नहीं कर पाता। अच्छा। क्योंकि मतलब वॉलंटियर होता है, व्यक्ति के मन में ये मतलब उसका उस समय माइंड बहुत स्ट्रांग होता है कि मुझे ये काम करना है, तब वो काम कर पाता है। अगर आपको जबरदस्ती हमने भेज दिया तो आप वहां की ट्रेनिंग किसी कीमत पे कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा। क्योंकि वहां पे 18 घंटे तक आपको लगातार ट्रेनिंग में रहना पड़ता है। अच्छा। आप 18 घंटे आप ट्रेनिंग में रहेंगे, 2 घंटे आपको बाकी डेली के रूटीन, उसके बाद आपको 3 घंटे या 2 घंटे सोने को मिल रहा है। तो लगातार ऐसा कौन जवान होगा 2 घंटे सोना चाहेगा 24 घंटे? आपके मन में एनएसजी कमांडो बनने की इच्छा कहाँ से जागृत हुई? कैसे आपके अंदर ये मोटिवेशन आया? क्योंकि इंडियन आर्मी में तो कई लोग जाते हैं, लेकिन
इस पेशे को चुनना, एनएसजी कमांडो बनना, ये भी एक दृढ़ संकल्प ही प्रदर्शित करता पहले है। तो जब हम लोग जब एजुकेशन लाइफ में थे, जब हाई स्कूल इंटर में पढ़ते थे, तो हम देखा करते थे कि अपने यहाँ जैसे मुलायम सिंह जी आते थे या राजनाथ सिंह आते थे, तो उनके साथ देखते थे कि यार एनएसजी ब्लैक कैट काला चश्मा लगा के और वेपन्स लेके, तो यार हम कभी उनकी रैली में गए तो हमको लगा, देखा कि यार ये कुछ अलग है। तो वहां से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे यार किसी भी परिस्थिति में हाथ जाना है, ये ट्रेनिंग मुझे करनी है और मुझे एनएसजी ब्लैक कैट बनना है। इंडियन आर्मी में आने के बाद आपको ये प्रेरणा मिली या पहले से आपके मन में था कि एनएसजी कमांडो ही बनना है, इसके लिए आप नहीं, मेरा पहले तो सपना था कि मुझे फौज ज्वाइन, क्योंकि वो रास्ता ही भाई एनएसजी का रास्ता ही जाता है किसी सशस्त्र बल से होकर। अच्छा, आप डायरेक्ट ज्वाइन नहीं कर सकते हो, लेकिन मेरे मन में ये लगातार था, एकदम माइंड स्ट्रांग था। और जब माइंड स्ट्रांग था तो मुझे ऊपर वाले ने भी एक सद्बुद्धि भी दी और मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया भी, जिसके काबिल मैं बन सका एनएसजी का। और मुझे अंदर से बहुत प्रफुल्लित रहता हूँ और मेरे मन में एक, मैं घमंड नहीं करता हूँ लेकिन प्राउड बहुत फील करता हूँ कि मैंने उस एनएसजी जैसे एलीट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। और जो देश के लिए जब कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है, जब सारी फोर्सेस वहां पे अपने आप को सरेंडर करने लगती हैं, जब उसके बाद वहां एनएसजी का आगमन होता है, फिर एनएसजी आगमन के बाद तो सारी बात आप जानते ही हैं, देखते हैं सारे, आपने जो भी ऑपरेशन देखे, और कोई भी ऑपरेशन होता है तो निश्चित रूप से हानि हो सकती है, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि दुश्मन भी कोई छोटा नहीं होता है। लेकिन हम ये गारंटी के साथ कहते हैं कि जहां एनएसजी पहुंचती है वहां ऑपरेशन सफल ही होता है। हमारी नजरों में तो एनएसजी ब्लैक कपड़ों में एक सुरक्षा बल है, एनएसजी और जब एनएसजी आती है तो हमें ये एहसास हो जाता है कि अब आतंकवादी जरूर मारे जाएंगे। आपकी भाषा में एनएसजी क्या है? वैसे एनएसजी एक जब 1984 में इसका गठन किया गया और जिस समय स्वर्ण मंदिर पर अटैक हुआ, अच्छा, और उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उसके बाद इंदिरा गांधी जी का भी एक तरीके से हत्या की जाती है, तो राजीव गांधी जी को लगता है, प्रधानमंत्री बनते उनको लगता है कि यार मुझे एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता है जो देश के इंटरनल स्वर्ण मंदिर जैसी ऑपरेशन को अंजाम दे, सफल अंजाम दे, और हमारे जो वीआईपी है उनको भी सुरक्षित रख सके। तब 1984 में राजीव गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी और 1986 में ये पूर्ण रूप से एक तैयार बल बनके तैयार हो गया था। और एनएसजी एक ब्लैक कैट कमांडो है, मतलब ब्लैक कैट वो काली बिल्ली जो पलक झपकते ही आपको एहसास नहीं हो पाएगा कि वो आप पे हमला कर देगा, आप इस चीज को एहसास नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो आप पे हमला करने के लिए तैयार हमेशा रहती है। वो हमको सिंबल दिया गया ब्लैक कैट का। जैसा कि आपने सुना कि काली बिल्ली यानी कि ब्लैक कैट, पलक झपकते ही आतंकवादियों को जो ढेर करते वो है ब्लैक कैट कमांडो यानी कि एनएसजी कमांडो। चलिए बात करते हैं सर से ट्रेनिंग के बारे में, कैसी ट्रेनिंग होती है एनएसजी कमांडो की और किस प्रकार से एक आम आर्मी के जवान से कुछ बढ़कर एनएसजी की जो ट्रेनिंग होती है, क्या क्या डिफरेंस होता है उस ट्रेनिंग में, और सर ने किस प्रकार की ट्रेनिंग की है जो आज सर एनएसजी कमांडो है। सर आप मुझे बताएं कि एक नॉर्मल आर्मी होती है, आर्मी की ट्रेनिंग हमने कई फिल्मों में भी देखी कि ऐसे ऐसे ट्रेनिंग होती है, आर्मी की अपेक्षा एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग कितनी कठिन है और कितनी कठिनाईपूर्ण है? मुझे ऐसा लगता है कि एनएसजी की जो ट्रेनिंग है जी, वो भारत के अंदर सबसे टफ ट्रेनिंग में है। अच्छा, और भी फोर्सेस के कमांडोज हैं, लेकिन एनएसजी का जो प्रशिक्षण है वो इतना कठिन और इस परिस्थिति में उसको तैयार किया जाता है ताकि किसी भी परिस्थिति में ऑपरेशन सफल करने की उम्मीद की जाती है एनएसजी ब्लैक कैट से। और हम लोग जब ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं तो हम लोग 24 किलोमीटर 36 केजी वेट के साथ, पूरा वेपन्स एम्यूनिशन के साथ। कितने किलोमीटर सर?
46 किलोमीटर। 46 किलोमीटर, अच्छा। और डेली का हमारा रूटीन रहता है कि हम 16 किलोमीटर का हमारा रूटीन रहता है कि हम 36 केजी की मिट्टी पीठ पे लाद के, अच्छा, और वेपन्स लेके लगातार जो है 16 किलोमीटर का रन अप डेली का है, अच्छा। रनिंग के पीरियड में। और फायरिंग का अगर आपको बताएं तो फायरिंग तो सवेरे से स्टार्ट होती है 9 बजे से, और शाम 7 बजे तक लगातार कंटिन्यूस फायरिंग होती है। अच्छा। उसमें केवल हमको एक टाइम दिया जाता है केवल खाने का, उसके अलावा कंटिन्यू फायरिंग होती है। उस फायरिंग में हम लोगों को बैठाया नहीं जाता, उस फायरिंग में भी हम लोगों की एक ट्रेनिंग कंटिन्यू फिजिकल चलता रहता है। हमारी फायरिंग हुई, जो हमसे पीछे बैठा हुआ है वो फिजिकल कर रहा है, अच्छा। उसका टर्न आया, वो फायर किया, जो फायर रिलीफ से वापस आया वो फिर फिजिकल में चला गया। अच्छा। तो वो ट्रेनिंग रहती है कि हम लोगों को पता नहीं चलता है कि 3 महीने का कब दिन हुई और कब रात हुई। अच्छा। हाँ, वो हार्ड ट्रेनिंग होती है। और इसमें मुझे लगता है कि लगभग 30% या 20% लोग सफल हो पाते हैं, अच्छा, लास्ट ट्रेनिंग तक। और इसमें कुछ लोग अपने, किसी का पैर फ्रैक्चर हो जाता है, किसी का हाथ अच्छा। फ्रैक्चर हो जाता है, कोई कैजुअलिटी भी हो जाती है। जैसे कैजुअलिटी हो गई तो फिर वो अप्लाई नहीं कर सकते फिर एनएसजी कमांडो? नहीं, वो कैजुअलिटी का मतलब ऐसे भी केसेस हुए हैं एनएसजी के अंदर की ऑन स्पॉट उसकी डेथ हुई। अच्छा। फिजिकल के दौरान इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है। आप कुछ अपना वाकया शेयर कीजिए कि किस प्रकार से आपके साथ ट्रेनिंग की गई, आपने कैसे ट्रेनिंग की, और आपको किस मोमेंट पे ऐसा लगा होगा कि अरे ये तो भाई बहुत बड़ी चीज है, और हाँ, कैसे अब तो बस इसे मैं छोड़ना आपको है, बताता हूँ कि ऐसा आपको लगा होगा? जब मैंने ज्वाइन किया फर्स्ट डे, तो एनएसजी के अंदर हमारे उस्ताद हुआ करते थे, जो आर्मी के बहुत अच्छे उस्ताद होते हैं। टॉप जो लोग वहाँ पे होते हैं वो यहाँ पे उस्ताद बन के आते हैं। अच्छा। तो हम लोग जो है 5वीं मंजिल पर रहते हैं। मतलब जो लोग आते हैं लड़के, जो नए रिक्रूटमेंट एक तरीके से होता है एनएसजी के अंदर, उसमें हम 5वीं मंजिल में रहते थे। तो हमारा 1 मिनट ड्रिल होती थी। अच्छा। मतलब 1 मिनट में उस्ताद ने हमको बताया कि आप 5वीं मंजिल जाएंगे, अपनी ये वाली ड्रेस को चेंज करेंगे, जूते चेंज करेंगे, और 1 मिनट के अंदर आपको 5वीं मंजिल से नीचे आना है। 1 मिनट के अंदर। अच्छा। तो हमको एक समय ऐसा आया जब मेरे पैर काम करना बंद कर दिए। कितनी बार ऊपर नीचे भेजा आपको? उसकी कोई गिनती नहीं होती है। अच्छा। आप शुरुआत के दौर में वो इतना हरासमेंट कर देते हैं, इतना थका देते हैं कि ताकि जो कमजोर दिल वाले हैं वो पहले ही चले जाए, वो अपना बोरी बिस्तर पहले ही बांध के चले जाए। अच्छा। ताकि उनको ज्यादा समय तक घसीटा ना जाए। तो मेरे पैर जवाब देने लगे थे, लेकिन मेरे अंदर माइंड मेरा स्ट्रांग था। जब इच्छा शक्ति होता है, जब आदमी वॉलेंटियर होता है, तो फिर वो, मुझे उस समय रोना आता था जब मैं ऊपर से नीचे कतर पाता था। मतलब मेरे लिए वो काल बन जाता था मेरे पैर। लेकिन मुझे ये उम्मीद थी कि मैं एक दिन सफल हो जाऊं। और कुछ समय बाद ऐसा आया कि मेरे पंजे और पैर सारा फ्लेक्सिबल हो गए। अच्छा। और मैं बहुत अच्छे से, मतलब कुछ वीडियो में मैंने देखा कि एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग में उनको सोने नहीं दिया जाता है 3 दिन 4 दिन, ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है। अच्छा। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि लगातार 18 घंटे जब मैं ग्राउंड में रह रहा हूँ, तो सारे काम 2 घंटे में निपटा रहा हूँ, तो मेरे पास 3 घंटे का समय बच रहा है। 3 घंटे में आप कितना सो लोगे? अच्छा। हाँ। क्या शेड्यूल रहता है, जैसे आपकी एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग चल रही है, कितने बजे आपको उठना है और कितने बजे आपको सोना है, क्या ट्रेनिंग रहती है? ट्रेनिंग में ये मान चलो कि मिनिमम जो टाइम होता है जागने का, वो 3:30 बजे होता है। अच्छा, 3:30 बजे? 3:30। अच्छा। आप जब 3:30 बजे जागोगे, तब आप सारे काम जो सुबह ग्राउंड में पहुंचने से पहले के जो काम, उसमें आप तब सफल हो पाओगे। अच्छा। मतलब वहां पे 5:30 बजे आपको ग्राउंड में खड़ा होना है। उससे पहले आपकी सारी तैयारी, आपकी ड्रेस एक अलग पैक होगी, वो आपके साथ जाएगी, वो वहां ग्राउंड में चेंज की जाएगी। पीटी ड्रेस अलग होगी, जूते आपके अलग, एक पीटी ड्रेस पहने हुए होंगे, दूसरे जो जंगल शूज हैं या आपके एंकल शूज हैं वो आपके ग्राउंड के लिए होंगे, वो सब तैयार होंगे। मिट्टी का आपका पिट्ठू तैयार होगा, वेपन्स तैयार होगा, कोत में जाएंगे, वेपन्स निकालेंगे। ये उससे पहले की सारी कार्रवाई है। ग्राउंड में जो हमारा, जहाँ पे हम लोग बैठते हैं, वहां की साफ सफाई भी होनी है।
अच्छा। उसी में से। तो हम लोग को लगभग 2 घंटे का 2.5 घंटे का समय लग जाता है। उसके बाद हम फिर खड़े होते हैं मार्केट में जाके, वहां से फिर हमारी दिन की शुरुआत होती है। 3:30 बजे जग गए, उसके बाद 5:30 बजे ग्राउंड में खड़े हो गए। 5:30 के बाद शुरुआत होती है हमारी ट्रेनिंग की। उसके बाद दौड़ होती है 5:30 बजे। 5:30 बजे से स्टार्ट होती है दौड़। कितने किलोमीटर? 5:30 बजे स्टार्ट होती है दौड़ हमारी, 11 किलोमीटर। अच्छा। हाँ। इसमें कोई टाइम बाउंडेशन होता है? टाइम बाउंडेशन होता है। अच्छा। हर वीक में आपका टेस्ट होगा। अच्छा। हाँ, जो टेस्ट होता है उसकी टाइमिंग है, वो डेली जो दौड़ाया जाता है। उसके अलावा जो टेस्ट होता है, आपको हर 4 हफ्ते की वो ट्रेनिंग देंगे, जो लोग साइकोलॉजी टेस्ट पार कर पाए। अच्छा। साइकोलॉजी टेस्ट की बहुत बड़ी भूमिका होती है एनएससी के अंदर। अगर आप साइकोलॉजिकल फिट हैं तो सबसे पहली एंट्री तो आपकी वही। अगर आप साइकोलॉजी में फेल हो जाते हैं तो आपको वहीं से आउट करते हैं। साइकोलॉजी टेस्ट किस प्रकार का करते हैं वो? साइकोलॉजी टेस्ट इस प्रकार का होता है कि जैसे आपको क्वेश्चन आया कि किसी कहीं पे भी एक टेस्ट अटैक हो जाता है, तो आप उस टेस्ट अटैक में सबसे पहले आपकी क्या कार्रवाई रहेगी। अच्छा। तो उसमें जो एक निश्चित सफल या सक्सेसफुल पॉइंट है, वो अगर आप बता देते हो तब तो आप साइकोलॉजी पार कर रहे हैं। अच्छा। और वरना आप साइकोलॉजी फेल। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए आप लेट पहुंचे ग्राउंड में और इसकी पेनल्टी मिली हो? बिल्कुल। अच्छा। आप अगर ग्राउंड में लेट पहुंच रहे तो आप लगातार, उस्ताद ने अगर आपको देख लिया पीछे से मिलते हुए, अच्छा, मार्के में सारी फौज खड़ी हुई है, अगर आपको पीछे से उन्होंने मिलते हुए देख लिया तो वहीं से आपको जो है फंट्रूल वाली कार्रवाई शुरू। ये फंट्रूल कार्रवाई क्या है? फंट्रूल की कार्रवाई होती है कि मतलब गेंद, अच्छा, गेंद की तरह गेंद की तरह आदमी को घूमते हुए जाना है। कितनी दूर तक? 100 मीटर, 200 मीटर, जितना वो बता दो। अच्छा। हाँ, और भी कई तरीके का पनिशमेंट हो सकते हैं, लेकिन ये कार्रवाई फौज में बहुत ज्यादा होती है। अच्छा। एनएसजी के अंदर। अच्छा, हिस्ट्री टीवी 18 पर एक प्रोग्राम आता है, उसमें दिखा रहे थे कि एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग कैसे होती है। उसमें ये भी दिखा रहे थे कि पहले तो सोने नहीं दिया जाता है, पूरा नींद ब्रेक कर देते हैं कमांडो की। कभी रात में उठा देंगे, कभी दिन में जगा उठाने का तो शेड्यूल ये होता है कि हम लोग जब शाम को फायरिंग करने के बाद जब 7 बजे रेस्ट के लिए वहां से छोड़ दिया जाता है, तो केवल खाने का समय होता है। अच्छा। 8 से 9 के बीच में खाना खा लिया, उसके बाद वहां आपको उस्ताद खड़े मिलेंगे, वो आपको 3 घंटे केवल उनका ब्रीफिंग डिब्रीफिंग, ब्रीफिंग डिब्रीफिंग, उसके उसमें आपका फ्रंट रूल, बैक रूल, सिटअप, पुशअप, यही रहेगा बस लगातार कंटिन्यू। फिर वो आपको लगभग 12 बजे से पहले वो छोड़ेंगे। कितने पुशअप मारने को बोलते हैं ट्रेनिंग के ये दौरान? मान के चलिए कि एनएसजी के अंदर पुशअप की कोई गिनती नहीं। तब भी जैसे हम लोग जिम में मारते हैं, तो जिम में 20-30 मैक्सिमम मार 20-30 पाते हैं। नहीं, यहाँ पे 200, 300, 500 की कोई गिनती नहीं। अच्छा, पूरे दिन के अंदर 200-300 पुशअप? बिल्कुल। इससे अच्छा। मतलब आप पूरे दिन की अगर आप बात करेंगे तो मुझे लगता है एनएसजी के अंदर आप 500 पुशअप तो मिनिमम है। अच्छा। हाँ। और खाना वगैरह क्या रहता है, डाइट का वगैरह? रूटीन तो जो हमारा मैस का मेनू बना हुआ होता है वो हमारा मेन्यू चलता है। बाकी अच्छा। आप जब कोशिश खाना खा ही नहीं पाते, जो खाना अच्छा। खाता है वो हर चीज में लेट भी रहता है, उसका फिजिकल भी बहुत भी मतलब वो एनर्जी का फिजिकल जल्दी से पार नहीं कर पाएगा। अच्छा। हम लोग जूस और ड्राई फ्रूट, अच्छा, यही चीजें ज्यादा लेते हैं। अच्छा। जो हमारे भाई आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उनको फिट रहने के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि वो फिजिकल अपना अच्छे से निकाल सकें? उनको मेरी यही सलाह है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कि आपका फिजिकल जो है स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा। और सबसे पहली बात ये भी आ जाती है कि अगर आप देश के प्रति आपका समर्पण भाव है और आपके मन में ये एक लालसा है कि मैं देश की सेवा करूंगा, तो निश्चित तौर पे अगर कमजोर भी व्यक्ति है तो वो एक दिन सफल हो जाए। अच्छा। हाँ, उसके लिए एक आपको माइंड स्ट्रांग की आवश्यकता है। जैसा कि आपने बताया कि ट्रेनिंग के समय पर ओनली आपको खाना खाने का समय मिलता है, जैसे 3 महीने की एनएसजी की ट्रेनिंग चल रही है आपकी, उस समय आप परिवार वालों से, घर वालों से बात करने का समय मिलता है? बहुत कम। अच्छा। मतलब पूरे दिन से काम करने के बाद, सारी ट्रेनिंग करने के बाद 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे रात को जो भी 2 मिनट का टाइम इतना थका हुआ होता है कमांडोज की, फिर वो जो है उससे बात करने को होश नहीं। अच्छा। 3 घंटे उसे होश नहीं रहता है, उसे पता ही नहीं चलता है कि 3 घंटे कहाँ थे, सोए थे कि नहीं सोए थे। और एनएसजी जो है किन किन परिस्थितियों के लिए बनी है?
देश के अंदर जब किसी टेररिस्ट का अटैक हो जाए, टेररिस्ट जो है किसी एक होटल में घुस जाए या किसी पब्लिक प्लेस को घेर लें या किसी जगह आईडी का बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ हो और वहां पे और भी आईडी लगी उनको डिफ्यूज करने के लिए, और अगर आतंकवादियों ने हमारे कुछ सिविलियंस को भी अगर उन्होंने घेर लिया है या अपने कब्जे में ले लिया है, उनको उनसे छुड़ाने के लिए, अच्छा, इस तरीके के ऑपरेशन के लिए एनएसजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये और दूसरी भूमिका बस क्यों है, ट्रेन क्यों, बस हो, ट्रेन हो या आपका हवाई जहाज हो, इसमें जो हाईजैक होता है, हाईजैक के लिए हमारी जो ट्रेनिंग होती है हाईजैक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हम लोग रूम इंटरवेंशन इस तरीके के ट्रेनिंग को डेली अंजाम देते हैं। उसमें हमारे जो साथी होते हैं बहुत निपुण होते हैं, उनकी इसमें माहिरता 100%। जैसे कि आर्मी की ट्रेनिंग में रहता है कि उनको ये सांप बिच्छू उठाने पड़ते हैं ट्रेनिंग के दौरान, क्या एनएसजी की कमांडो की ट्रेनिंग में भी ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। अच्छा। ये एक कहानी के तौर पर अगर हम बताएं तो जो लोग खाते हैं, हमारे ऐसे भी साथी हैं जो मणिपुर नागालैंड से बिलोंग करते हैं। अब हमको अगर आप कहोगे कि खाना पड़ेगा, तो भाई अंडे से तो काम चला सकते हैं, ड्राई फ्रूट से काम चला सकते हैं, लेकिन आप कहो कि हम सांप और बिच्छू खाएं तो शायद मैं खा नहीं सकता हूं, मैं भूखा रह सकता हूं, मैं सरवाइव कर सकता हूं भूखे रह के ड्राई फ्रूट खा के। लेकिन ज्यादातर कुछ आपको साथी मिलेंगे जो मणिपुर नागालैंड आसाम से बिलोंग करते हैं, वो सांप बिच्छी बिस्खापर जो भी उनको मिल जाएगा वो सब खाते हैं। तो इसकी ट्रेनिंग आपने ली है, इसकी खाने वाली? हम लोगों का जो है 5 दिन का जब जंगल कैंप रहता है, अच्छा, तो ऐसी परिस्थितियां आती, हाँ, लोग खाते हैं। और ऐसा भी सुना है मैंने कि ट्रेनिंग के दौरान खाना भी नहीं दिया जाता है 3 दिन 4 दिन, ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है। ये टेस्ट होता है कि कितने दिन आप भूखे रह सकते हैं, दिन हम सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी हमने सुना है सर, टीवी पे देखा है मैंने कि एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग में कि गंदे पानी में डाल दिया और जबरदस्ती उसमें दबाए हुए हैं, उसको बाहर नहीं आने दे रहे हैं कमांडो को। बिल्कुल होता है। हम लोगों को आग से, पानी से, इन चीजों से जो है निकाला जाता है। हम लोगों को जो है गड्ढे में 1-1 मिनट तक जो है डुबो के रखते हैं। अच्छा। बिल्कुल गर्दन को नीचे दबा के रखते हैं। अच्छा। और आपकी टनल से भी हम लोगों को निकाला जाता है। 100-100 मीटर की टनल बनी हुई है, उससे भी हम लोगों को निकाला जाता है। और फेंस लगी हुई है, फेंस के बिल्कुल 1-1 फुट की फेंस बनी हुई है, उसके नीचे से रंगाया जाता है, जिस तरीके से सांप रेंगता है इस तरीके से रंगाया जाता है। तो ट्रेनिंग इतनी टफ कि मुझे लगता है कि इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में इससे बड़ा कोई कमांडो है नहीं एनएसजी। अच्छा। और ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए एक ताज के रूप में है। कोई ऐसा आतंकी हमला जिसमें आप गए हो एज अ एनएसजी कमांडो और आपने आतंकवादियों को मार गिराया हो, कोई आपका ऐसा अनुभव या आप किसी ऑपरेशन का हिस्सा रहे हो? मेरा अनुभव ज्यादातर तो पॉलिटिशियन के साथ रहा। अच्छा। मैं वीवीआईपी सिक्योरिटी में ज्यादा रहा हूँ। अच्छा। और मेरा एक बार जब पठानकोट में जब आतंकवादी अटैक हुआ, तो उस दौरान हम उसमें शामिल थे, और उसका जो हमारा अनुभव रहा, वो जो मुझे सिखलाया गया उसके तौर पे हमने काम किया और हम लोग सफल भी रहे। आप अगर बताना चाहें वीवीआईपी के नाम किसके साथ आप रहे हैं? वीवीआईपी में सबसे पहले मैं माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ रहा हूँ। अच्छा। फिर माननीय मोदी जी के साथ भी रहा हूँ। अच्छा। राजनाथ के साथ भी रहा हूँ। अच्छा। जब गृह मंत्री थे, उसके बाद माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ भी रहा हूँ। अच्छा। अखिलेश यादव जी के साथ भी रहा हूँ। अच्छा। जैसा कि मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पर या जो भी रील्स आती है उसमें एनएसजी कमांडो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता है, जो भी वीवीआईपी है, चाहे नरेंद्र मोदी हो या राजनाथ सिंह हो। क्या आप लोग ऐसे कभी बात भी करते हैं बड़े बड़े नेताओं से कि हाँ ऐसे हाई हेलो होती है? क्या हाई हेलो का मतलब हम लोगों का केवल एक सुरक्षा टास्क होता है। अच्छा। और अगर वीआईपी कुछ अपने मतलब कोई बात अगर उससे संबंधित है सुरक्षा से, तो हम लोग करते हैं। अच्छा, वैसे अगर वीआईपी बात करना चाह रहा है तो हम लोग बात करते हैं, लेकिन हमारा व्यक्तिगत कोई इंटरफियर नहीं होता है। अच्छा। किसी मुद्दे को।
अच्छा, और आपने जैसा बताया कि मोदी के साथ भी आप रहे हैं, जी। कैसे अनुभव रहे नरेंद्र मोदी के साथ आपके? वेरी करेजियसफुल लीडर, अच्छा। बहुत ही शार्प माइंडेड लीडर, देश के प्रति क्या, और जो भी देश के अंदर उनका एक मोटो रहा है कि देश को किस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ ले जाना है, वो उन्होंने गुजरात में भी किया था, और वही आज देश के अंदर आप देख ही रहे। कितने साल रहे नरेंद्र मोदी के साथ आप? नरेंद्र मोदी के साथ मेरा दौर एक्चुअली में जब उनके पास एनएसजी की टीम हुआ करती थी, एनएसजी उनको कवर मिला हुआ था, तो उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अच्छा। तो मैं लगभग उनके साथ 7 महीने। और ड्यूटी के दौरान आपने कभी ऐसा देखा कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसा आ रहा हो, और जैसा कि हम देखते हैं शॉर्ट्स रील्स में कि जो एनएसजी कमांडो होते हैं वो तुरंत ही पकड़ लेते हैं, अगर कोई ऐसा? पकड़ते नहीं हम लोग, एक्चुअली में हम लोग गूगल से लगाए रहते हैं। अच्छा। और हमारी नजर जो है वीआईपी के अलावा साइड टू साइड बहुत ज्यादा रहती है। वीआईपी के ऊपर कौन नजर रख रहा है, बस उस पे मेरा फोकस रहता है। वीआईपी के ऊपर कौन है? अच्छा, वो चीज जो एनएसजी कमांडो के जो चश्मे होते हैं, काले चश्मे होते हैं, ये किस तरह के चश्मे होते हैं, अगर आप बताना चाहें? ये मतलब जैसे हम लोगों के आम काले चश्मे होते हैं, और जिस तरीके से आम लोग भी रेबिन वगैरह का यूज करते हैं, हम लोग भी यूज करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि उसके अंदर कोई डिवाइस लगी होती है जिससे चारों तरफ का दिखता है, ऐसा भी डिवाइस ऐसा खैर जो लोग सोचते हैं वो ठीक ही सोच रहे हैं। अच्छा। और कुछ डिफरेंट तो होता ही है। हाँ, कुछ डिफरेंट होता है। कई पॉडकास्ट में ये क्वेश्चन लोगों ने पूछे हैं एनएसजी कमांडो से और अदर कमांडो से कि एक शॉट में 2 टारगेट कैसे कवर होते हैं? एक शॉट में 2 टारगेट? अच्छा। हाँ, और खासकर ये कमांडो से पूछे गए पॉडकास्ट में क्वेश्चन है। ऐसा है कि हम लोगों के पास इस तरीके का कभी जो है हमारे ट्रेनिंग में भी आता है। हम लोग जब कोई राउंड फायर करते हैं तो हमारे पास कमांडो ट्रिगर होता है। अच्छा। या हम लोग ये देख लेते कि जब 2 दुश्मन खड़े हुए हैं और वहां पे कुछ ऐसा हमको दिख रहा है जिसमें हमको टारगेट करने से हमारा राउंड 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। अच्छा। मतलब उसका स्प्लिंट उसके लग सकता है, तो हम ऐसे टारगेट के साथ उसको भी चुनते हैं। अच्छा। और जब आपकी ट्रेनिंग होती है तो आपको सारी चीजें सिखाई जाती है, उसमें फायरिंग, मारपीट, सारी चीजें, कैसे दुश्मन से बदला लेना है, कैसे क्या करना है? हम लोगों को जूडो, कराटे, अच्छा, और उसके बाद आपके ताइक्वांडो, मतलब जो भी निहत्थे जो वार होते हैं वो सारे को सिखाया जाता है। मतलब XYZ जो भी आवश्यकताएं हैं वो हमारी ट्रेनिंग में शामिल होता है। कोई ऐसा साथी हो आपका जो एनएसजी कमांडो हो और आपके साथ उसने ट्रेनिंग की हो और किसी आतंकी हमले में वो शहीद हो गए हो, कोई है ऐसे आपके मित्र? हमारा मित्र हमसे पहले वाले, जो हम से पहले जिन्होंने ज्वाइन किया था, अच्छा, जैसे मेजर उन्नी कृष्णन जी, जो ब्लैक टर्नेडो जब मुंबई अंदर हुआ जी, तो हमारे जो उस्ताद लोग थे, उस्ताद के जो साथी थे, वो हमको जब उनकी कहानी बताते थे तो उन्हीं के द्वारा हम सुनते थे। और आप लोगों ने भी मेजर उन्नी कृष्णन के बारे में, जब वहां पे ब्लैक टर्नेडो चला ताज अटैक के ऊपर, तो आप लोगों ने भी सुना होगा। एक वेब सीरीज भी बनी है शायद। हाँ, बिल्कुल। यदि कोई युवा सोचता है कि हमें एनएसजी कमांडो बनना है, देखिए देश का युवा है आज के समय में, देश की सेवा करना चाहता है, और कई ऐसे हमारे साथी हैं जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और कुछ ऐसे साथी हैं जो ऑलरेडी आर्मी में है। क्या माइंडसेट चाहिए, ऐसा क्या माइंडसेट चाहिए कि जिसकी वजह से आदमी सोचे कि नहीं, हम ये एनएसजी कमांडो बन के ही रहेंगे? अगर बंदा वॉलंटियर है, अच्छा, और उसके मन में ये बिल्कुल भय नहीं है कि मुझे गोली खाने से कोई फर्क पड़ेगा, तो बंदा 100% सक्सेसफुल है एनएसजी के अंदर। मतलब जिसके अंदर मृत्यु का भय समाप्त हो रहा हो, मतलब जिसे डर खत्म हो गया हो, उससे एनएसजी का मेंबर बनने से कोई रोक नहीं सकता। जब आप एनएसजी में आए तब आपकी शादी हो चुकी थी? नहीं। अच्छा, तो आपके अंदर ये डर नहीं था कि अगर एनएसजी में चले गए तो आतंकवादियों के सामना करना पड़ेगा? मेरे अंदर तो एक जोश था, मेरे अंदर तो एक जुनून था एनएसजी का कि मुझे हर हाल में ज्वाइन करना है।
और आपके घर वालों ने ये नहीं बोला कि नहीं एनएसजी में मत जाओ, उसमें खतरे बहुत हैं? हमने कभी अच्छा बताया नहीं। अच्छा हाँ, हमने कभी नहीं बताया। अच्छा मैंने कभी नहीं बताया कि मैं एनएसजी ज्वाइन कर रहा हूँ। एनएसजी ज्वाइन करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, ज्वाइन होने के बाद आपने बताया होगा। मुझे लगता है कि ये मेरा सौभाग्य रहा हम्म, कि मैं एक सैनिक होने के बाद एक एनएसजी का कमांडोज रहा, हम्म। जो मुझे सैनिक के बाद 4 चांद लगा देता है। सर, इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है और अ, भारत ने पहले पाकिस्तान को आतंकी हमले का जवाब दिया और फिर पाकिस्तान ने भारत के ऊपर फिर से कायराना हमला किया। आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे और किस प्रकार से भा, भारत की आर्मी पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर किस प्रकार से भारी पड़ने वाली है? जिस तरीके से देश के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, ये युद्ध की स्थिति आज एक बड़ा रौद्र रूप ले चुकी है, क्योंकि हम हर दिन हमारी सेना कहीं ना कहीं प्रतिदिन कोई ना कोई हमारा सैनिक शहीद होता है। और हम लोग एक शांति दूत के रूप में ये सोचते हैं कि हम भारत देश कहीं ना कहीं, चाहे भारत की कोई भी फोर्स हो, हम लोग जो है कहीं ना कहीं विश्वास करते हैं। हम लोग आतंकवाद पे विश्वास नहीं करते, हम लोग काट मार पे विश्वास नहीं करते। लेकिन लगातार कब तक झेला जाए? कहते हैं कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, सही बात। युद्ध कहाँ तक टाला जाए। सही बात। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। हम भी तो राणा के वंशज हैं, फेंक रहे हैं भाला जहां तक भी जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। इस पाकिस्तान को अब नक्शे से ही बाहर निकाला जाए। और भारत की जनता जो है वो चाह भी रही है कि अब पाकिस्तान को इस नक्शे से ही निकाला जाए। हाँ, ये भारत की जनता चाह रही है, लेकिन मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि भारत की जो जनता चाहती है वो ठीक सोचती है, क्योंकि एक भारत देश का सैनिक होने के नाते मैं शांति पर विश्वास करता हूँ। क्योंकि जो जन और धन की हानि होती है, जिसके घर से जिसका बेटा, पति और एक पिता शहीद होता है, निश्चित रूप से एक देश का सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए पैदा हुआ है। लेकिन इसका मतलब एक लिमिट पे कोशिश यही रहती है कि युद्ध ना हो। लेकिन वही हमने फिर आगे बात कि युद्ध कहां तक टाला जाए। सही बात। और हम देख भी रहे हैं बार बार जो है पाकिस्तान की तरफ से गलतियां की जा रही हैं। जब भारत ने हमला किया तो भारत ने साफ स्पष्ट किया कि हमने आतंकवाद के ऊपर हमला किया। पाकिस्तान कोई देश नहीं है, पाकिस्तान एक विचारधारा है जो केवल वो एक तरीके से इस्लाम की विचारधारा पे काम करता है। वो बिल्कुल मतलब अपने देश के प्रति समर्पित ही नहीं है, वो तो इस्लाम के प्रति समर्पित है। वो तो जो इस्लाम उसका बोलता है, इस्लाम के अंदर उनका जो कहते हैं, उनका कुरान जो बोलता है, मैं तो कुरान के लिए काम कर रहा हूँ, मैं देश के लिए वो काम ही नहीं कर रहा। वो तो कुरान के लिए और अल्लाह के लिए काम करते हैं। वो तो जन्नत चाहते हैं। आप आर्मी के साथ रहे हैं और आप आर्मी में हैं और एनएसजी कमांडो भी है, और मुझे लगता है कि आपको अनुभव भी होंगे कि पाकिस्तान की आर्मी और भारत की आर्मी में क्या अंतर है। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान की आर्मी के बारे में, तो भारत की आर्मी में ऐसी क्या विशेषता है जो पाकिस्तान की आर्मी के पास नहीं है? सीधा सा एक सीधी सी एक बात है कि जिस देश का सैनिक भारत का जैसा हो, हमारे देश का जो सैनिक है ना, वो किसी परिस्थिति में अपने आप को ढालने के लिए तैयार रहता है। और दुनिया के किसी भी देश में आप चले जाइए, हमारे जैसा सैनिक आपको पूरी दुनिया में नहीं। हर परिस्थिति से जो लड़ने को तैयार होता है वो है भारत का सैनिक। और जिसका भारत का सैनिक ऐसा हो, उसे दुनिया की कोई भी आर्मी मिटा नहीं सकती। सर, एनएसजी कमांडो फोर्स को बताया जाता है कि जब बहुत ज्यादा हमारे देश के ऊपर खतरा आता है तो हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है या फिर एनएसजी खुद करती है कि हमें इस चीज के लिए आप जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि अभी वो मोमेंट आ चुका है कि एनएसजी कमांडो भी इन फोर्स आ जाएगी थोड़े दिन? ऐसा है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये बार हो रहा, बार में हमारी जो सेनाएं हैं वो काम करती है। एक्चुअली मेरा बेसिक
जो टास्क है वो इंटरनल टेररिज्म का है, मतलब देश में हमला हो अंतर अंदर। देश के अंदर जो आतंकवाद हो, यानी कि किसी हाईजैक हो गया या किसी होटल के अंदर हमारे गेस्ट वगैरह को जो है कवर कर लिया, उससे बाहर निकालना है। मतलब सीधा जिस काम को पुलिस ना कर पाए वह एनएसजी को बुलाए। जिसको पुलिस ना कर पाए, जिसको इंटरनल सिक्योरिटियां ना कर पाए, जिसको आर्मी भी ना कर पाए, क्योंकि इंटरनल जो रूम इंटरवेंशन होते हैं, जो उसको पता है सामने वाले को कि यहाँ पे सामने से ये रूम है, इसमें हमारे होस्ट जो है बंदित हैं, और सब सामने वाले को पता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं टेररिस्ट हूँ और मुझे वहां से अंदर इन करना है, तो मेरी मृत्यु निश्चित है। तो ऐसे हालातों के लिए एनएसजी सबसे टॉप में आती, उसको पता है कि इस दरवाजे को किस तरीके से मुझे जो है तोड़ना है, किस तरीके से इसके अंदर इन करना है, और किस तरीके से अपने टारगेट को बर्बाद करना है। इसमें एनएसजी की बहुत बड़ी माहिरता है। बाकी हम अंदर और बाहर सबके लिए आतंकवाद के लिए बने हैं, लेकिन सबसे पहले देश की जो सरकार है वो हमें इंटरनल सिक्योरिटी के लिए रखी कि जहां पे कोई काम नहीं कर पाता वो यहाँ पे सरवाइव कर। सर आपके जीवन में कोई ऐसा मिशन रहा हो जिसको आपने किया हो और शायद वो मीडिया में सुर्खियों में ना रहा हो? कई ऐसे मिशन होते रहते हैं जिनको मीडिया के पास खबर नहीं पहुंचती और हम देखो तक ऐसा है नहीं कि पहुंचती मिशन ऐसा अभी आपने हाल ही में देखा होगा, जब जब ब्लैक टर्नेडो, तो ब्लैक टर्नेडो में मैंने उस समय ज्वाइन किया था, वो अच्छा। मुझसे पहले हो चुका था। जी। उसके बाद हमने आपको बताया था कि जो पठानकोट का हुआ था, पठानकोट में जब टेररिस्ट अटैक हुआ और वहां पे पठानकोट के अंदर हमारे आर्मी एयरफोर्स का जो आपके जंगी जहाज या लड़ाकू विमान खड़े होते हैं, उसके ऊपर हमला हुआ था, बेस के ऊपर। तब हम लोगों ने जो है इसको जब उन्होंने जो है वहां के पाकिस्तानी टेररिस्ट ने वहां के क्वार्टर पे जो है अटैक भी किया था, और वहां के जो है मेंबर जो वहां के थे उनको अपने अंडर में भी ले लिया था। आप उस मिशन में थे? बिल्कुल। अच्छा। उस मिशन में था, और उस मिशन में हम लोग उस पॉइंट तक हमारी टीम में बी टीम का एक हिस्सा था। अच्छा। हमारी ए टीम हमारी इन कर गई थी, बी टीम मैं पीछे था, तो हमारी ए टीम वहां पे सफल हो गई मुझे जाने का, मतलब मैं सामने से देख रहा था लेकिन मुझे इन करने का मौका नहीं। कि जैसे कि कोई एक मिशन पे आप जा रहे हो, लेकिन कभी कभार 100% हमारे दिमाग में ये माइंडसेट होता है कि हम इसको पॉसिबल बना सकते हैं, लेकिन वो 1% होता है कि शायद यहाँ से इम्पॉसिबल लग रहा है, तो उस समय एक एनएसजी कमांडो कैसे टैकल करती है उसको? देखो हमारी जो रणनीति होती है, स्ट्रेटेजी होती है, या मॉडस ऑपरेंडी जो होती है हम लोगों की, वो जहाँ पे नहीं हो सकता है वहां पे अगर पॉइंट भी, अगर थोड़ी सा स्पेस भी है, तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि हम सफल हो। अच्छा। बिल्कुल। सर कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां स्थानीय लोग आतंकी हमले का शिकार हो जाते हैं, या तो वो बंधक बना लिए जाते हैं, चाहे वो होटल हो या बस हो। ऐसी परिस्थिति में आप कोई ऐसी टिप्स हमारे लोगों को देना चाहे कि अगर वो इस प्रकार की परिस्थिति में फंसते हैं तो उन्हें कैसे इस परिस्थिति से बचना है, कैसे उन्हें आतंकी हमले से अपने आप को सेफ बचाना है? कोई अगर आप एक एनर्जी का अनुभव या टिप्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर ऐसा है करना कि चाहें? वैसे तो ये हमारे थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है जी। लेकिन जो लोग कहीं ना कहीं लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास रहते हैं, जी। भारत सरकार उनके लिए, या भारत की, हमारे देश की जो सेना है, वो उनके लिए बंकर और उनके बचाव के लिए वो सारे ऑप्शन तैयार करती है अगर युद्ध के हालात। नहीं, मैं एलओसी के लिए नहीं बात कर रहा सर। मैं पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए अभी हम किसी बस में जा रहे हैं और अचानक से मेरी बस के ऊपर आतंकी हमला हो जाए, तो उस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? कैसे हमें उस आतंकी हमले से बचना चाहिए, या टेररिस्ट को कैसे हमें जवाब देना चाहिए एक आतंकी हमले में? हाँ। जो देश के इंटरनल हमले में हो, चाहे वो बस के अंदर हो या प्लेन के अंदर हो या ट्रेन के अंदर हो या किसी होटल पर आतंकी हमला हो, तो उस परिस्थिति में एक नागरिक को क्या, कौन से कर्तव्य निभाने चाहिए, किस प्रकार से उसमें को समझदारी दिखानी चाहिए, क्या करना चाहिए उसको? देखो ऐसा है, एक अच्छे नागरिक होने के नाते जी। अगर इस तरीके की कंडीशन आ जाती है, मुझे तो लगता है अगर आपके अंदर ये मन में भाव है कि हम अपने देश के लिए, जो लोग फंसे हुए इसमें, इनके लिए कुछ कर सकते हैं, और आपको मतलब उनके
लिए कुछ करने का मन भाव जाग जाए और आपको कॉन्फिडेंस एकदम मजबूत हो, तब आप स्टेप उठाइए, वरना आप अपने आप को सरेंडर करिए जब तक आपको सिक्योरिटी सपोर्ट न मिल जाए। अपनी जान गंवाने का मतलब, जान वहां पे गंवाना ठीक है जहां आपको लगता है कि सफलता के 90% चांस है, लेकिन जहां 1% चांस हो वहां पे मुझे लगता है कि आपका बचाव करना तो आपको जीवन से हाथ धोना है। सर, जैसे कि एनएसजी कमांडो तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया एक आर्मी फोर्सेस से, लेकिन बीच में जैसे अग्निवीर आया, उसमें हुआ कि 4 साल के लिए एक आर्मी को दिया गया कि 4 साल तक आप काम करोगे, उसके बाद से रिटायरमेंट कह रहे हैं या कुछ कह रहे हैं। एक आर्मी जो बनना चाह रहा है या जो इस कमांडो में जा रहा है, वो ऑब्वियसली बात है अपने देश की रक्षा के लिए वो जाना चाहता है, लेकिन इस साथ के साथ उसकी एक फैमिली भी चलती रहती है, साथ में इकोनॉमी भी उसकी खुद की होती है फैमिली। वो 4 साल के ड्यूरेशन को देखकर कई सारे आर्मी फोर्सेस जो थे उस समय पे अब तैयारी करना छोड़ दिया, जो जाना चाहते थे इस फील्ड में, उनको आप क्या कहना? देखो, ये जो एक 4 साल का या 5 साल का जो पीरियड आया था, इसमें सरकार का उद्देश्य केवल एक रोजगार देने का नहीं था। उनका उद्देश्य ये है कि हमारे देश का जो युवा है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ट्रेनिंग शुदा हो। 4 साल की सर्विस करने के बाद निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं, हम लोगों को लगता है कि यार 4 साल कर लेगा उसके बाद वो बेरोजगार हो सकता है, हम नहीं मानते। लेकिन आप ये बताइए कि एक आदमी जो ऑलरेडी बेरोजगार है उसको भारत सरकार जो है 4 साल का या 5 साल का समय दे रही है, उसमें सेवा में रखी, उसके बाद उनको एक कोटा दे दिया है कि आप 30% आपका इसमें कोटा है, 10% इसमें इसका कोटा है। तो मुझे लगता है कि एक तो वो सेना के हर मूवमेंट से वाकिफ हो जाएगा, उसके अंदर मतलब देश के प्रति जो भाव जगेगा वो एक अलग होता है। आप किसी भी बल में, पुलिस में का काम कर लीजिए, देश के प्रति आपका जो भाव आर्मी के अंदर जगता है वो किसी, आप पुलिस के अंदर आप रहोगे तो वो मन और वो दिल नहीं रहेगा। लेकिन एक सवाल ये और सामने आता है, जैसे आपने बताया कि आर्मी में 5 साल समय देने के बाद एनएसजी के लिए कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। अब जैसे ये अग्निवीर की जो योजना आई है, इसमें अब आर्मी में मान लीजिए उसने 5 या 4 साल दे दिए, उसके बाद फिर वो एनएसजी के लिए अप्लाई कैसे करें? ऐसा है कि आर्मी ने भी 50% का कोटा रखा। अच्छा। जो अग्निवीर में भर्ती होते हैं उसमें 50% वो 5 साल में आउट करेंगे, 50% जो एलिजिबल होंगे उसमें भी उनका एक उन्होंने जो है मानदंड रखा है, वो 50% उसमें रह जाएंगे, 50% को वापस कर देंगे। तो जो 50% जाएंगे उसमें से फिर वो जो है उस फोर्स में चले जाते हैं। अच्छा। पहलगाम में मेरे अंदर ये ऐसा इंडियन बहुत होता है कि जब पहलगाम में 4 आतंकी आकर 28 लोगों पे वार करती है, हम कहते हैं कि हमारी इंडियन फोर्स जो है वो तैनात, तो वैसे जगहों पे मतलब मेरे हिसाब से लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलती हुई कि वो 4 आतंकी हमारे देश में आ गए। तो आपको क्या लगता है कि एज अ कमांडर क्या एक्शन वहां पे आगे ऐसे जगहों पे लिया जाए, कि क्या क्या और चेंजेस हम ला सकते हैं कि ऐसा दोबारा ना हो, ऐसे हमले दोबारा ना हो? ठीक है। आपने कहा कि एनएसजी कमांडो टेरर अटैक जब होता है, इंटरनल टेरर, जी, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस, आपने किसी ऐसे आतंकी को देखा है सामने से जब कोई ऐसा? हमने आपको बताया तो जब ये हमारे पठानकोट वाले में, तो पठानकोट वाले में हम लोगों ने खुद मारा है। अलग कैसे होता है नॉर्मल इंसान से एक आतंकी का आओ कितना अलग होता है? वो ऐसा होता है कि हम लोगों को लगता है एकदम सेम रहता है कोई खास अंतर नहीं होता, क्योंकि वो अस्त व्यस्त रहता है, क्योंकि जितना भी आतंकवादी है तो सब का धर्म वही है। सीधी बात को समझो, दाढ़ी होगी, काला कोई होगा नहीं, 1% काला मिलेगा नहीं, तो सब सफेद होंगे, क्योंकि वह तो कश्मीरी होगा या फिर पाकिस्तानी होगा। और उनके हाव भाव अगर आप देखेंगे, क्योंकि जब इस तरीके का काम दुर्दांत या फिर रक्त रंजित काम करता है तो उसका खौफनाक चेहरा तो थोड़ा देर के लिए बन ही जाता है जी। तो कहीं ना कहीं आतंकवादी का आप हाव भाव क्रूर, आपको क्रूर व्यक्ति के तौर पे देखा जाएगा। हाँ, जो दुष्ट है वही आता है। कभी ऐसा हुआ सर कि ऐसी कोई गोली आपके आसपास से उड़कर गुजरी हो और बच गए हो आप बाल बाल? ये तो मेरे जीवन में शुरुआत रहा। अच्छा। जब मैंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद ट्रेनिंग करने के बाद जब मैं श्रीनगर पहुंचा। अच्छा। श्रीनगर में वाकया ऐसा हुआ कि मैं जस्ट ट्रेनिंग करके ही गया।
अच्छा। मेरे जीवन का आदमी कहता है ना कि शुरुआत का दौर, तो शुरुआत के दौर में मैंने वो देखा है जो शायद ही कोई देखता है। अच्छा। मैं पेट्रोलिंग कर रहा था सुबह जगह, मैं पेट्रोलिंग पे निकला था। हमारी पूरी टीम थी 8 लोगों की, तो हम पेट्रोलिंग कर रहे थे एक एरिया पे, और आर्मी की कानवाई गुजर रही थी। एक डल झील के पास में एक शेरे कश्मीर स्टेडियम है श्रीनगर में, जहाँ पे इंटरनेशनल और नेशनल गेम्स होते हैं। वहां पे उसी के सामने एक स्कूल है, स्कूल का नाम शायद मैं भूल रहा हूँ, अच्छा स्कूल है, मतलब टॉप का स्कूल। तो उसके पास एक स्कूटर खड़ा था। उस समय 2005 की घटना है। उसमें एक आईडी लगी हुई थी। अच्छा। एक्सप्लोजिव डिवाइस, मतलब एक बड़ी बारूद लगी हुई थी। आर्मी की कानवाई, हम लोग डेली का अभियान है कि हम लोगों को कुछ एरिया जो है सुरक्षित करना पड़ता है, कि हमारा एरिया ये है, आगे वाली टीम का ये एरिया है, दूसरी बटालियन का ये एरिया है। तो मतलब जिसको हम रोड ओपनिंग पार्टी बोलते हैं, आरओपी जिसको बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्लियर करते हैं कि हाँ, हम लोग कहते हैं हाँ क्लियर है रास्ता, तो वो कानवाई निकलना शुरू हो जाती है। तो हम लोग जैसे घूम के आ रहे थे, आर्मी की कानवाई गुजरना शुरू हुई। आर्मी के 3-4 व्हीकल क्रॉस कर पाए। स्कूटर में इतना तंगड़ा आईडी ब्लास्ट होता है कि आर्मी की 2 गाड़ियां, मतलब बुरी तरीके से, क्या उनके इंजन, श्रीनगर के अंदर चिनार का पेड़ होता है, अच्छा, जिसकी हाइट लगभग 60-70-100 फीट तक होती है। उसके ऊपर कम से कम 60-70 फीट उनका इंजन रखा था जाके। अच्छा। गाड़ी का मतलब गाड़ी तो पूरी बर्बाद होने के बाद, और जो उस पे जवान और जो अधिकारी उस पे सवार थे, उनके चीथड़े हमने बटोरे। अच्छा। और वो चीथड़े यानी इतना मांग चली कि 200-300 मीटर उनके चीथड़े पड़े। किसी की बाहें पड़ी हुई थी, किसी का हाथ पड़ा हुआ, मतलब बॉडी को हमने बटोरा है और पोटली में बांधा। आप धमाके से कितनी दूर थे? हम धमाके से इतनी दूर थे कि हमारे धमाका बिल्कुल, हम 100 मीटर नहीं गुजर पाए। अच्छा। हाँ, धमाके की गिरफ्त नहीं थी। उसकी जो आवाज है या उसका जो इफेक्ट है वो तो आप तक मुझे कुछ दिनों तक मुझे सुनाई नहीं दी। अच्छा, इतनी तेज आवाज होती? हमारी बिल्डिंग के शीशे, आसपास के जो भी बिल्डिंग्स थी, सब शीशे, जो कश्मीर स्टेडियम के शीशे थे, वो सब सरसरा के सब नीचे गिर गए। कितने जवान शहीद हुए? उसमें शायद 12-13 जवान शहीद हुए। अच्छा। हाँ। किस सन की बात है? ये 2005 की बात। अच्छा। जैसा कि आपने बताया कि आर्मी में आपने 5 साल सेवाएं दी, उसके बाद आप एनएसजी कमांडो बने। आर्मी के बारे में हमने ज्यादा बात नहीं की। आपने जैसा कि बताया कि आप श्रीनगर में भी आप तैनात रहे। वहां के क्या अनुभव है? जैसा कि वहां पर सुनने में आता है कि वहां के कई लोकल लोग भी आतंकवादियों के साथ मिले होते हैं। आपने कभी किसी आतंकवादी को पकड़ा हो या कोई ऐसा वाक्य जो शायद आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो, उसको आप हमारे साथ शेयर कीजिए। उसमें उस दौर की अगर बात करें तो हमने उस दौर में कई ऐसे अटैक देखे। अच्छा। मैं वहां पे क्विक एक्शन टीम में रहता था, क्यूटी में। अच्छा। मतलब कहीं पे भी अटैक होना पूरे श्रीनगर के अंदर, तो हमारा जो कमांडर रहता था वो ट्वाइसी सेकेंड कमांड, मतलब लेफ्टिनेंट कर्नल, इस रैंक के अधिकारी हुआ करते थे, तो वो सबसे पहले जाते थे। अच्छा। हमने कई बार ऐसा, मतलब उस समय फिदाइन का अटैक का बहुत बड़ा एक दौर चल रहा था। मतलब अपने आप को फिदा कर देना, मतलब सारे बम बांध के, ह्यूमन बम जैसे, या पूरा इस तरीके से, मतलब पूरा स्ट्रेटेजिक साथ आना, माइंड को मेकअप करके आना कि मुझे तो मरना है, और मुझे मरना है तो मुझे बर्बाद करना। तो ऐसे मैंने कई दौर देखे और कई ऑपरेशन उस समय हुए। रात को मैं ड्यूटी पे खड़ा हूँ, पेट्रोलिंग जा रहा हूँ, वहां पे लोग सर्दी के टाइम में फेरिन पहनते हैं, बड़ा सा, आपने देखा होगा, उसके अंदर वो बुखारी वो रखते हैं, टोकरी टाइप की होती है, उसमें आग रखते हैं वो लोग अंदर ऐसे कर। अच्छा। क्योंकि वो उसको पूरी हीट करती है बॉडी। कपड़ा तो देखा हमने, लेकिन आग रखते हैं, आग रखते हैं। तो जब रात को गुजर रहा था तो हम लोग तो भाई आतंकवाद को, जहां आतंकवाद है, रात में जो भी निकलेगा 12-1 बजे रात को, हम तो उसको आतंकवादी की दृष्टि से देखते हैं। अच्छा। तो जैसे ही हम लोगों ने उसको अलर्ट किया, मतलब हमने बोला कि कौन खड़ा हो जाए, तो वो खड़ा हो गया। थोड़ी देर रुका, 10-20 सेकंड,
और हम लोगों का मोर्चा हुआ करता था, सड़क पे ऐसे जा रहा है। तो जब उसको लगा कि यार मतलब ये लोग बहुत अलर्ट है, तो उसने पहले तो एक हाथ ऐसे निकाला और एक हाथ को अंदर रखा और अंदर से AK-47 निकाला। अच्छा और AK-47 का पूरा भ्रष्ट मारा। अच्छा। तो हम लोगों की तो आंख बंद हो गई। वो तो BP उसमें खड़े हुए थे मोर्चे में, लट्टू मोर्चे में, इसलिए जान बची उससे। तो कई बार आपका आतंकियों से आमना सामना बिल्कुल, हो ये तो चुका है। जब उस दौर में तो हमारा आतंकियों से खूब दौर रहा। अच्छा 2005 से जब मैं 9 तक रहा, तो हमारा उस दौर में खूब वो रहा। मतलब हर महीने में ये 2-4 ऑपरेशन QT को करना ही था। एक सवाल और है सर, हमारे दर्शक हमसे पूछते हैं कमेंट में, 2014 के बाद आर्मी में क्या परिवर्तन आया? कई लोग बोलते हैं कि आर्मी को खुली छूट मिल गई, कई लोग बोलते हैं कि पहले कांग्रेस सरकार में आर्मी के हाथ बंधे हुए थे। आप क्या फील करते हैं इस संबंध में? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परिवर्तन। अच्छा पहले की अपेक्षा आज कोई भी फोर्सेस मतलब किसी के दबाव में काम नहीं करती। मतलब उसको ये छूट है, उसके कमांडर को ये छूट है कि वो उसको अगर लगता है तो डिसीजन ले सकता है। ये परिवर्तन हुआ और बहुत स्ट्रांग हुए हैं इस दौर में। लेकिन सर इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि ये जो आतंकवादी वाला सीन था कि अपने देश में आतंक फैलाया उन्होंने और फिर उसके बाद देश छोड़ के पाकिस्तान चले गए, कनाडा चले गए, यूके चले गए, यूएस चले गए। ये उसके पहले अभी तक ये कोई किस्सा नहीं हुआ कि रॉ पे आप कह सकते थे कि रॉ जाके मार के आए। ये अभी तक था कि इंडिया की कोई इंटेलिजेंस टीम जैसे एनर्जी कमांड हो गई या फिर कोई स्पेशल फोर्सेस हो गई, वहां जाके वो शूट आउट करके फिर वापस आ सकते थे। पूरी में भी यही किया गया। तो ये मेरा क्वेश्चन था, अगर रॉ ने किया है, क्योंकि जैसे मोसाद हो गया, CIA ये सब करते थे हमें पता है, लेकिन रॉ ने कभी नहीं किया था कि दूसरे देश में जाके चुपके से मार के आगे किसी को पता नहीं। तो ये था कि अगर हुआ है तो अभी तक ये क्लियर नहीं था ना, इसलिए मैंने पूछा। ऐसा है कि कोई भी देश मतलब जैसे हमारी रॉ है, तो रॉ जब कहीं काम करती है तो कभी भारत का कोई भी लीडर, कोई भी जो भारत का विशेष व्यक्ति कभी रॉ के ऊपर ये नहीं कहेगा कि ये हमारी रॉ की एजेंसी ने मारा, क्योंकि उसका मतलब अगर रॉ को डिक्लेयर कर देगा तो फिर ये हो जाएगा कि यार रॉ जो है छुप के काम कर रही है अंदर। मतलब उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये उंगली आ जाएगी कि आप जो है आतंकवाद को या फिर हमारे निर्दोष लोगों को आप मतलब गलत एंट्री देके देश के अंदर और आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। कल वो जो है आपको कहेंगे कि आपके रॉ नहीं, आपके आतंकवादी हैं। तो कोई भी देश, हमारे भारत चाहे रॉ पूरा खत्म कर दे, लेकिन रॉ को भारत कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और रॉ की ये सबसे पहली जब एंट्री होती है, कोई आदमी मेंबरशिप जब उसमें जाता है, तो ये सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपसे ये साइन करा लिया जाता है कि अगर आपके साथ कोई भी हादसा होता है तो आपको देश स्वीकार नहीं करेगा, आपको कभी पदक नहीं मिलेगा, आपको कभी प्रशंसाएं नहीं मिलेगी, आप कभी शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा और आपके घर को कभी सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। कि आतंकवाद एक शब्द हम यूज करते हैं, तो ये आतंकवाद क्या है? बहुत एंगल से अगर देखें, एक तो इंसानियत के खिलाफ होता है, कोई देश में रह के देश को ही आघात पहुंचाता है, जिसका भी सबसे अच्छा एग्जाम्पल अभी आपने देखा कि हम कह लें कि पंजाब भारत में आता है या फिर कश्मीर भारत में आता है, पर वहां के लोग ही दगाबाज निकल जाते हैं कभी कभार। ये कोई एक स्टेट को नहीं मैं टारगेट कर रही हूँ, कहीं का भी लोग हो सकता है। तो आपके हिसाब से आतंकवाद क्या है अभी? ऐसा है कि मतलब मानवता के विरुद्ध जो नृशंस या जो इस तरीके की घटनाएं की जाती हैं जिसको मानव पीढ़ी स्वीकार नहीं करती, या जिसको मनुष्य जो होता है उसके अंदर मानवता होती है, ह्यूमनिटी होती है। लेकिन आतंकवाद वो एक नासूर है जो कहीं ना कहीं जिसके अंदर मानवता एकदम मर जाती है। आतंकवाद उसी को कहते हैं कि मतलब एक टेरर फैलाना, लोगों को आतंकित करना, भय का माहौल पैदा करना, ये सब आतंकवाद है। आपको नहीं लगता जिस तरीके से कश्मीर के जो बंदे जो नागरिक है और वो भारत के विरुद्ध, वो चाहे वो टेररिस्ट हो बन जाए या वहां की लोकल इंटेलिजेंस दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उसी तरीके से बलूचिस्तान में वो लोग काम कर रहे हैं।
तो वो चाहते हैं कि हम भारत में, वो भारत को एक्सेप्ट करते हैं और कश्मीर जो है पाकिस्तान को एक्सेप्ट करता है। बस लड़ाई यही है। ये हम नहीं कह सकते जम्मू कश्मीर आज भी वहाँ के लोग हमारे हम कह सकते हैं कि कभी भी कश्मीर और कश्मीरियत और वहां के रहने वाले लोग कभी भारत को पसंद नहीं करेंगे। अच्छा, ये एकदम 100% है। इसको लोग कह नहीं पाते, लेकिन हमने वो दौर देखा है और हम जानते भी हैं, उनकी ब्लड से भी परिचित है। मैं वहाँ 5 साल रहा हूँ, मुझे देखा है कि वहाँ का एक कश्मीरी हमसे नफरत करता है। वो भारत कहता है, अरे अच्छा वो बिहार, अच्छा वो भारत में, मतलब वो कश्मीर को एक अलग अलग देश मान रहा है। सर, आपने 5 साल इंडियन आर्मी में सेवाएं दी और आपने जैसा कि बताया कि आप कश्मीर में भी कई दिनों तक आप पोस्टिंग पर रहे। सुनने में आता है कि कश्मीर के लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। आप ग्राउंड पर रहे हैं, आपको ग्राउंड रियलिटी पता है, तो आप हमारे दर्शकों के साथ अगर शेयर करना चाहें, क्या सच्चाई है कश्मीर की? देखो, जिस दौर में मैं रहा हूँ जी, और जो मैंने वहां पे अनुभव किया है जी, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि पूरा कश्मीरी जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि हाँ, कश्मीरी पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। अच्छा, वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो किस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं? वो प्रश्न एक ही बन जाता है कि मतलब ये हम नहीं कह सकते कि पूरा कश्मीरी है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि हाँ, कश्मीरी पाकिस्तान के पक्ष में जरूर खड़ा होता है। अच्छा, देखो, कश्मीरी हमारे साथ हमारी फौज में भी जो हमारे साथ एक काम किया और कहीं ना कहीं लोकल उसको इंटेलिजेंस में रखा भी जाता है, क्योंकि वो लैंग्वेज से पूरी तरीके से जो है इंट्रोड्यूस होता है वहाँ की लोकल लैंग्वेज से, तो उसको लोकल एक तरीके से वहाँ की इंटेलिजेंस के लिए उसको रखते हैं। और कहीं ना कहीं वो जब नमक खाता है फौज का तो वफादार हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारे फौज में ये कहते हैं, हमारा जो कमांडर होता है वो ये कहता है कि हम बहुत, मतलब जब वो 10 बार कहेगा तो वो एक बार विश्वास करेगा। अच्छा, ये मान के चलिए कि हम कहते हैं आपसे कि 100 में से कोई एक जो है आपका वफादार निकले। हाँ, कश्मीरी हमेशा पाकिस्तान की बात करता है। सर, एक क्वेश्चन और है मेरे मन में, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने कश्मीर में काफी समय बिताया, आखिर कश्मीर के लोग पाकिस्तान को इतना क्यों अपना मानते? क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से कश्मीर के लोग जो है पाकिस्तान की तरफ उनका ज्यादा रुझान है, पाकिस्तान की तरफ उनकी ज्यादा हमदर्दी है? आप ग्राउंड पर रहे हैं तो आपको शायद पता होगा कि इसकी क्या वजह है। देखो, कश्मीर का कल्चर और पाकिस्तान का कल्चर सबसे पहले मेल खाता है। अच्छा, जो कल्चर वो फॉलो करते हैं वही कल्चर वो फॉलो करते हैं। अच्छा, जब देश के अंदर बंटवारा हुआ तो उनके चाचा, किसी का चाचा चला गया, किसी का ताऊ चला गया, किसी का भाई चला गया, तो उनके रिश्ते आज भी वो हैं। मतलब अगर मैं यहाँ कश्मीर में रह रहा हूँ तो मेरे 3 लोग पाकिस्तान में रहते हैं, तो जो ब्लड का रिलेशन उनका वहां से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो उस चीज को कभी छोड़ ही नहीं पाते। मुझे पता है कि मेरा चाचा वहां रहता है तो मेरी बात करना तो छूट नहीं जाएगा, बिल्कुल सही, मैं बात करूंगा जी, मेरे उससे तार जुड़े होंगे जी, और जब मौका लगता है तो मैं वहां से शादी भी करता हूँ, मेरी वहां शादियां भी हो जाती, और उनको जो वहां का आवरण है, जिस तरीके का रहन सहन है या जिस तरीके का पहनावा उड़ावा है, जिस तरीके का वहां का क्या बोलते हैं आबो हवा है, वो कश्मीर की और पाकिस्तान की एक जैसी है। हाँ, इसलिए उनका और उनका जब हमारे और आपके विचार मिलते हैं तो आपके साथ खड़े होंगे, हमारे आपसे विचार नहीं मिलते हम आपके साथ खड़े नहीं होंगे। तो कश्मीर और पाकिस्तान ये सब सिस्टम इनका एक जैसा है। हाँ, इसलिए वो कश्मीरी जो है हमेशा से उनके साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान का सपोर्ट, वो ये कहता है कि हम कहीं ना कहीं गलत भारत में हमको रखा है, मुझे पाकिस्तान में मिलना चाहिए, या तो मुझे स्वतंत्र कर दो कि मैं एक कश्मीर जो है एक स्वतंत्र, आप एक पार्ट बना दो, कश्मीर को एक अलग से देश बना दो। क्योंकि सबसे जब भारत देश आजाद हुआ और सभी राज्य बन रहे थे तो कश्मीर ही ऐसा था, जेएंडके के जम्मू एंड कश्मीर, जिसने सबसे बाद में सरेंडर किया। उसमें राजा रणजीत सिंह जो है तब तक राजा रहे, देश आजाद होने के बाद भी वो रहे, बड़ी मुश्किल में जो है
आज हमारे इस पॉडकास्ट में हमें कई अहम जानकारी मिली, कैसे एक एनएसजी कमांडो तैयार होता है। अगर आप एनएसजी कमांडो बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, और साथ में हमने ये भी जाना कि एनएसजी कमांडो कैसे देश के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद थे श्री प्रमोद त्रिपाठी जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आप यहाँ आए और आपने इतना कीमती समय दिया, और मैं आशा करता हूं कि आप लगातार हमारे देश की सेवा इसी तरह से करते रहेंगे और हमें भी प्रेरणा देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के थ्रू जी। जो हमारा इंट्रोड्यूस हुआ या जी। इंट्रोडक्शन हुआ या जिस तरीके से हमने अपनी बात रखी जी। वो कहीं ना कहीं जनता के बीच जाए, और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।